अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे क्रिप्टो एसेट्स अभी तक होल्ड किए हैं जो कि लास्ट बुल साइकिल में यानी पीक के ऊपर आपने वो बाय किए हुए थे। क्यों बाय किए थे? या तो उनकी नैरेटिव की बहुत ज़्यादा हाइप थी, या वो टोकन खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पिछले बुल साइकिल में, लेकिन अभी वो टोकन कई गुना नीचे क्रैश कर चुका है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अपना टाइम आएगा। लेकिन इसी दौरान बाइनांस या ये जो बड़ी टीयर वन एक्सचेंजेस है वो एक बम गिराती हैं डी लिस्टिंग का, और उसके बाद आपके टोकन की प्राइसेस के अंदर से ऐसी ऑक्सीजन निकाल देती हैं कि वो दोबारा उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये टोकन की डी लिस्टिंग क्यों होती है और उसका आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, स्पेशली आपने जो इस उम्मीद के साथ होल्ड की है कि ये दोबारा वक्त आएगा, ये प्राइस दोबारा कम बैक करेगी, उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। शायद इसी वीडियो का यहाँ एक अलग से मैं दूसरा हिस्सा बनाऊंगा, दूसरा पार्ट बनाऊंगा, या इसी वीडियो में आपको बाकायदा उन टोकन्स के बारे में बताऊंगा भी जो कि डेंजर जोन के अंदर है, जो आपने बहुत पॉपुलर थे पीछे बुल साइकिल के अंदर। चंद अगर बुल साइकिल देखें उसमें बहुत से नैरेटिव पीक में गए। कोई इथीरियम किलर मार्केट में आ रहा है, कोई मेटावर्स का नैरेटिव चल रहा है, कहीं गेमिंग का नैरेटिव आपको हाइप पे नजर आता है, कहीं डीफाई, कहीं लिक्विड रीस्टेकिंग, कहीं आपको रंग बिरंगे जो है नैरेटिव, जो है एआई का नैरेटिव, आपको जैसे जैसे नैरेटिव पीक पे पड़ता है और उस दौरान एक सेंस भी बनती है। उस दौरान मार्केट का इतना फोकस होता है, लिक्विडिटी इतनी रोटेट होती है उन हाइप और पॉपुलर नैरेटिव के अंदर कि छोटे मोटे एसेट्स जिनके मार्केट कैप छोटे मोटे होते हैं वो भी आपको मैसिव पंप होते हुए नजर आते हैं, और उसी पंप के अंदर, उसी हाइप के अंदर आप बाय करके और फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए, और जब आप बाय करते हैं उसके बाद नीचे रिवर्स गेयर जो है वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये बैकग्राउंड पे देखें, बाइनांस जो है आपको आए दिन दूसरा तीसरा आपको झटका देता रहता है। बाइनांस की डी लिस्टिंग एक्चुअली 3 फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। बाइनांस या कोई भी एक्सचेंज किसी टोकन को क्यों डी लिस्ट करता है, और स्पेशली वो वाले टोकन जो अच्छे खासे, मैं अभी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगा आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार ये टोकन भी बाइनांस या बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर डी लिस्ट हो जाता है या हो सकता है। ये इस वजह से डी लिस्टिंग करते हैं क्योंकि उन टोकन्स के ऊपर यूजर एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है, और उनकी प्रोजेक्ट और के पीछे प्रोटोकॉल के ऊपर कोई नई इनोवेशन भी नजर नहीं आती है, या उनके ऊपर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो इन एक्सचेंजेस का मेन वजह होती है उन टोकन को लिस्ट करने की, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी इतनी लो हो जाती है कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो उनको ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से वो टोकन डी लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, आप ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें क्या है? ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसा टोकन लिस्ट करेंगे जिसकी लिक्विडिटी बहुत थिन है और उसके स्प्रेड में, उसकी प्राइसेस में लिक्विडिटी थिन होने की वजह से वो अच्छा खासा जो वाइड स्प्रेड बन जाता है, उसकी वजह से लोगों की लिक्विडेशंस होती हैं, और लिक्विडेशन की वजह से इन एक्सचेंजेस के ऊपर जो स्पोर्ट्स की टिकट्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ये सारी ऑपरेशंस कास्ट होती है किसी भी टोकन को लिस्ट करने के हवाले से। तो वो ऑपरेशनल कास्ट को देखते हुए टोकन्स को या तो इस वजह से डी लिस्ट कर देते हैं। बेशक रग पुल नहीं है, बेशक वो टोकन स्कैम नहीं है, लेकिन वहां पे कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से ये एक्सचेंजेस जो है मजबूर हो जाते हैं। बाइनांस के ऊपर 3 मुख्तलिफ किस्म की मॉडल्स हैं जिस पे आप ऐसे वो एसेट्स जो आपने होल्ड किए हुए हैं उस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा कम बैक करेंगे, आप इन 3 तरीकों से अपने आप को बचा सकते हैं कि इससे पहले कि अनाउंसमेंट हो, और जब भी कभी बाइनांस स्पेशली किसी भी टोकन की डी लिस्टिंग की अनाउंस करता है तो कम से कम 30% विद इन फ्यू मिनट्स आवर्स उससे टोकन की प्राइस जो है वो क्रैश करती है। और अगर दूसरे एक्सचेंजेस भी इसी तरह डी लिस्ट करना शुरू कर दे फिर तो आप समझे वो टोकन ऑलरेडी डेड है। जो ऑलरेडी टोकन लो एक्टिविटी की वजह से अपने बॉटम के पास है, जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है वो मजीद 25-30% नीचे क्रैश करेगा, तो आप इमेजिन करें उसने कब कम बैक करना। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है जिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो फेवरेट टोकन जो आपने होल्ड करके बैठा वो कौन सा है। सबसे पहले बाइनांस अपने उन टोकन को जिनको वो मोस्ट लाइकली 100% नहीं, मोस्ट लाइकली वो डी लिस्ट कर सकता है, वो उनकी जो मॉनिटरिंग टैब है। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर ट्रेड के बटन पे जाके ऊपर देखें, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आपको मॉनिटरिंग का एक टैब नजर आएगा। ये वो सारे क्रिप्टो एसेट्स और पेयर्स होंगे जिनको बाइनांस मॉनिटर कर रहा है, और अगर
वहाँ कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है, वहाँ कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नज़र नहीं आती है, तो अगला मरहला आ जाता है डी लिस्टिंग का। अच्छा, फिर डी लिस्टिंग भी दो फेजेस में होती है। एक तो मिसाल के तौर पे ये ही जो डी लिस्टिंग की एक न्यूज़ थी जिसमें बाइनांस जो है कुछ पेयर्स को डी लिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें, शाय टोकन जो एक वक्त था जब ये नोट्स का एक बहुत हाइप नैरेटिव था, उसमें शाय टोकन एक बहुत इसकी हाइप थी। अभी उसका शाय टोकन की डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की है इसी यानी 17 जुलाई को इन्होंने डी लिस्ट करना है। अभी डी लिस्ट किया नहीं है, अभी इन्होंने प्री अनाउंसमेंट की है। तो अभी इनका टोटल यानी ये शाय टोकन इनके प्लेटफॉर्म से टोटली डी लिस्ट ही होने लगा, बल्कि सिर्फ उसका एक पेयर ये डी लिस्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहला डी लिस्टिंग का फेज है जिसमें वो किसी भी टोकन को मुकम्मल तौर पे अपने प्लेटफॉर्म से डी लिस्ट नहीं करते, बल्कि उसके कुछ पेयर्स, क्योंकि एक टोकन जो है वो मल्टीपल पेयर्स में आपको मिल सकता है, जैसे कि शाय टोकन है, मुमकिन है इसका पेयर आपको यूएसडीसी के साथ साथ इथेरियम में भी मिले, और यूएसडीटी में तो नॉर्मली होता ही है। तो इस तरह एक दो पेयर डी लिस्टिंग ये दूसरा सिग्नल है कि इस टोकन से आप टाइमली एग्जिट ले सकते हैं। और तीसरा फाइनली जब बाइनांस जो है अनाउंस करता है कि हम इस टोकन को ही अपने पूरे प्लेटफॉर्म से जो है वो डी लिस्ट करने जा रहे हैं, फिर तो आप समझिए उसका कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा क्रैश कर रहा है। ये प्री मैक्स की वेबसाइट के ऊपर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डाटा बता रहा है कि वो इस क्वार्टर यानी इस साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें 17.9 ट्रिलियन जो है वो तक वो फॉल हो गया है, और ये 32% क्रैश हुआ है। और इसमें भी तकरीबन 82% सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड है। स्पॉट ट्रेड आप इमेजिन कर लें इसमें से कितनी होगी। तो इस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने की वजह से चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको बहुत से टोकन्स जो आपकी फेवरेट लिस्ट, जो आपके मशहूर फेवरेट टोकन्स, आप इमेजिन करें मोबॉक्स टोकन, वन ऑफ द वेरी हाइप टोकन, वो टोकन बाइनांस के अपनी बैक टोकन है ये, इसको भी इन्होंने डी लिस्ट करने के हवाले से अनाउंसमेंट की है। तो ऑलरेडी, और अगर कोई टोकन यहां से डी लिस्ट होता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो टोकन ही डेड हो जाएगा। सिर्फ ये है कि वहां पे उनका जो एक्सचेंज का फैसला वो ये है कि ये उनकी कॉस्टिंग से ज़्यादा उनको होल्डिंग जो है वो ज़्यादा पड़ी, इस वजह से वो डी लिस्टिंग कर रही है। वैसे तो नॉर्मली एक्सचेंज डी लिस्ट करती ही उसको है जिसके चांसेस, ये अंदाज़ा है 100% एक्यूरेट नहीं है, अंदाज़ा ये है कि वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। और जिसको वो डी लिस्ट करता है ऐसे सोच विचार करके ही करता है, ऐसे फजूल में नहीं करता। बड़े बड़े अब मैं आपको नाम बताने लगा हूँ जो आप हैरान होंगे सुन के कि यार ये टोकन भी मैं पूरी एक आपको लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले ब्लर टोकन एनएफटी मार्केट का किंग था, जो आपको ओपन सी एनएफटी मार्केट का एक लीडर नजर आता था, उसका लीडिंग क्रोन इसने स्नैच किया था। अब ये प्रोटोकॉल भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। फ्लो एनएफटी मार्केट, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की खबरें आ रही हैं। एनएफटी फोकस एक L1 चेन थी, वो भी अपनी आखिरी सांस आपको लेती हुई नजर आ रही है। इस तरह लूपरिंग इथेरियम को स्केलेबल करने के लिए बहुत बड़ा नाम, और वो भी अपनी आखिरी सांसें आपको लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स के प्रोटोकॉल, ना सिर्फ ये माना टोकन बल्कि सैंडबॉक्स का सैंड टोकन, वो भी देखें, वो भी आपको अपने आखिरी सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल डेड हो जाएंगे, लेकिन अगर ये डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आती है इनकी, जो मैंने आपको पीछे बताया क्यों एक्सचेंज करते हैं, अगर वो डी लिस्टिंग आती है तो ये समझे कि ये यहाँ से भी नीचे दफन होने और नीचे जाएंगे। ऑक्सी इन्फिनिटी, कौन इसको भूल सकता है? क्रिप्टो मार्केट में गेमिंग के नैरेटिव को जान देने वाली पायोनियर प्रोजेक्ट, वो भी अपनी आखिरी सांसों के पास है। इसी तरह ग्राफ, ये जो क्रिप्टो मार्केट के प्रोटोकॉल्स हैं, ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, लेकिन उसकी भी एक्टिविटीज़ वीकली चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह वो मुसलसल आपको क्रैश होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बताने लगा हूँ। हाईएस्ट डेंजर जोन से हम जाएंगे लोएस्ट डेंजर जोन, हाईएस्ट डेंजर जोन जिसके मोस्ट लाइकली चांसेस है डी लिस्टिंग के, लूपरिंग का टोकन, इस तरह एम बॉक्स, और ये सारे टिकर आपको नज़र आ रहे हैं। रेडिएंट कैपिटल, ये देखें बड़े बड़े नाम जो अपने उस बुल मार्केट के अंदर अच्छे खासे नाम थे। उसके बाद जो वेरी हाई चांसेस है यानी हाई डेंजर से अगला जो फेज़ है वो है फ्लो, उसमें फ्लो
का नाम है। फिर उसके बाद ब्लर, ब्लर के भी आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो आगे मीडियम चांसेस में है उसमें ये GRT जो ग्राफ टोकन है वो, डिसेंट्रलैंड जो है उसका माना टोकन, और ये जो ENJ टोकन जो है ये भी आपको नज़र आ सकते हैं। मीडियम के अनदर सैंड बॉक्स का टोकन, मेटावर्स के बड़े बड़े नाम हैं ये क्रिप्टो मार्केट के। उसके बाद जो आगे कुछ कदरे स्टेबल हैं लेकिन वो भी सीजनल हैं, जैसे कि चिलीज़ है। आपको पता है ये वर्ल्ड कप, इस तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें इस टोकन की जो है वो सीजनल एक्टिविटी आपको नज़र आती है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी किसी वक्त अगर किसी एक्सचेंज का मूड ख़राब हुआ तो ये भी इसको डी लिस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी, मैं चाहता था इस हवाले से आपको अपडेट करूं कि अगर आपने इस उम्मीद के साथ टोकन होल्ड किए हैं कि वो दोबारा कम बैक करेंगे, तो आपने ये देखना है कि उससे पहले कि ये एक्सचेंजेस डी लिस्ट करें, आपको उनसे एग्ज़िट या किसी और एसेट में अगर रोटेट करना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकती है आपकी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।